हेलो हेलो हेलो। तो जो है हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स की कॉपी निकालिए। हेलो हेलो। सभी लोग फिजिक्स की कॉपी निकाल लें। कहाँ तक बताया गया था? किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है बताया था। और विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में बताया था। विशिष्ट प्रतिरोध किन किन बातों पर डिपेंड करता है। ठीक है। और वैद्युत चालकता क्या है, वैद्युत चालकत्व क्या है। ताप बढ़ाने पर धातुओं का या चालकों का प्रतिरोध बढ़ता है, ये बात कर रहे थे हम लोग। चालक का प्रतिरोध कई बातों पर निर्भर करता है, जिसमें ध्यान दो, चालक का प्रतिरोध कई बातों पर निर्भर करता है, जिसमें पहली बात बताया गया था कि लंबाई पर, किस पर। दूसरा हमने बताया था क्षेत्रफल पर। तीसरा हमने बताया था ताप पर। चौथा बताया था पदार्थ की प्रकृति पर। तो जब इन दोनों की चर्चा हुई थी, आर समानुपाती यल और आर व्युत्क्रमानुपाती ए, यहां से हमने देखा था आर समानुपाती यल अपान ए, तो आर बराबर रो यल अपान ए, यही तो था। रो को बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, क्या बोलते हैं, और रो को ही वैद्युत प्रतिरोधकता भी कहते हैं। चाहे विशिष्ट प्रतिरोध बोलो, चाहे इसी को वैद्युत प्रतिरोधकता बोलो, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम। ठीक है। रो का जो मात्रक है, देखो आर का मात्रक ओम होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, और विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है, ओम मीटर होता है, और चालकत्व का मात्रक होता है ओम इनवर्स महो या सीमेन होता है, और वैद्युत चालकता का मात्रक होता है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स या महो मीटर इनवर्स या सीमेन मीटर इनवर्स होता है। ताप का प्रभाव अगर बात करें तो हमने बताया था ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। मान लो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर चालक का प्रतिरोध आर जीरो है, कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर चालक के प्रतिरोध को क्या मान लिया, आर जीरो। तो T डिग्री सेंटीग्रेड पर जो चालक का प्रतिरोध होता है उसको ज्ञात करने का फॉर्मूला है आर जीरो, और ब्रैकेट में होता है 1 प्लस अल्फा इंटू टी। अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर चालक के प्रतिरोध को क्या मान लिया जाए, आर जीरो मान लिया जाए, तो T डिग्री सेल्सियस पर आर मतलब प्रतिरोध और टी का मतलब होता है T डिग्री सेंटीग्रेड पर। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, जब तापमान T डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाओगे, जब ताप T डिग्री सेल्सियस बढ़ाओगे, तो T डिग्री सेंटीग्रेड पर जो चालक का प्रतिरोध होगा वो आर टी बराबर क्या होगा, आर नॉट, और ब्रैकेट में क्या होगा, 1 प्लस अल्फा टी। लिखो जरा। यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर, यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध आर जीरो हो, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर चालक का प्रतिरोध आर जीरो हो, तो T डिग्री सेंटीग्रेड पर चालक का प्रतिरोध, T डिग्री सेंटीग्रेड पर चालक का प्रतिरोध आर टी बराबर जो होगा आर जीरो 1 प्लस अल्फा इंटू टी होगा। आर टी बराबर होगा आर जीरो ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा इंटू टी होगा। अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर चालक के प्रतिरोध को आर जीरो मान लिया जाए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर चालक के प्रतिरोध को क्या मान लिया जाए, आर जीरो, तो T डिग्री सेंटीग्रेड पर चालक का प्रतिरोध आर टी का मान क्या होगा, आर टी बराबर आर जीरो ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा इंटू टी। देखो यहां पर अल्फा का नाम है प्रतिरोध ताप गुणांक, प्रतिरोध ताप गुणांक, अल्फा का नाम है प्रतिरोध ताप गुणांक, और टी का मतलब ताप, कितना ताप बढ़ाया, टी का मतलब ताप, और आर जीरो का मतलब है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध 0 डिग्री सेल्सियस पर चालक का प्रतिरोध आर जीरो है, और ये क्या है, T डिग्री सेंटीग्रेड पर चालक का प्रतिरोध, T डिग्री सेंटीग्रेड पर चालक का प्रतिरोध, इसको कहते हैं आर टी। आर मतलब प्रतिरोध, टी का मतलब T डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। आर मतलब प्रतिरोध होता है और टी का मतलब होता है T डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर चालक का प्रतिरोध आर टी है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर चालक के प्रतिरोध को आर जीरो बोला गया। अल्फा का मतलब है प्रतिरोध ताप गुणांक और टी का मतलब तापमान। ठीक है, अल्फा मतलब होता है प्रतिरोध ताप गुणांक और टी का मतलब कितना ताप आपने बढ़ाया, टी का मतलब कितना ताप बढ़ाया है वो टी है। अल्फा का मतलब प्रतिरोध ताप गुणांक है, क्या है, प्रतिरोध ताप गुणांक है। आर जीरो का मतलब क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर चालक का प्रतिरोध। ठीक है, आर जीरो का मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर चालक का प्रतिरोध। अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर चालक का प्रतिरोध दिया जाए, ठीक है, तो T डिग्री सेंटीग्रेड पर चालक का प्रतिरोध कैसे निकालोगे, आर टी बराबर आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी, आर टी बराबर आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। इतना नोट हो गया। अब ये अल्फा का मतलब है प्रतिरोध ताप गुणांक। देखो ये जो फार्मूला है आर टी बराबर आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। जैसे जैसे ताप बढ़ाओगे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो बोलो प्रतिरोध बढ़ेगा कि घटेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे प्रतिरोध बढ़ेगा। अब बढ़ने का मतलब यह है कि प्लस हो रहा है ना, तो प्लस होने का मतलब इसमें देखो प्लस होता जाए, इसका मतलब ये चीज प्लस होनी चाहिए, माइनस नहीं। ये क्या होना चाहिए, अगर कहीं माइनस हो गया तो घटने लगेगा, अगर माइनस हो गया तो क्या होने लगेगा। तो धातुओं के लिए या चालकों के लिए अल्फा पूछा जाता है, प्लस में होगा कि माइनस में, प्लस में होगा। धातुओं या चालकों के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है। देखो धातुओं या चालकों के लिए, धातुओं या चालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक, प्रतिरोध ताप गुणांक और ब्रैकेट में अल्फा, ये होता है धनात्मक। धातुओं का प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, धनात्मक। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, धातुओं का जो प्रतिरोध ताप गुणांक है वो धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। इसलिए पॉजिटिव होता है क्योंकि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध, तो अल्फा जो होना चाहिए वो धनात्मक होना चाहिए। और अर्धचालकों का माइनस होता है, अर्धचालकों का, अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक, प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा ऋणात्मक होगा, प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा माइनस होगा। इसका मतलब अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटेगा,
माइनस होने का क्या मतलब है? जिसका प्रतिरोध ताप गुणांक माइनस है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तापमान जब बढ़ाओगे तो प्रतिरोध घटेगा, इसलिए माइनस है। और एक और आता है वैद्युत अपघट्ट। वैद्युत अपघट्ट, वैद्युत अपघट्ट का प्रतिरोध ताप गुणांक, प्रतिरोध ताप गुणांक इसका भी माइनस होगा, इसका भी ऋणात्मक होता है। मतलब यह है कि अगर वैद्युत अपघट्ट का ताप बढ़ाया जाए तो इसका भी प्रतिरोध घटेगा। जिसका प्रतिरोध ताप गुणांक माइनस है, उसका ताप बढ़ाने पर क्या होगा? प्रतिरोध घटता है। इन दोनों का, चाहे अर्धचालक हो और चाहे वैद्युत अपघट्ट हो, चाहे अर्धचालक हो चाहे वैद्युत अपघट्ट हो, दोनों का तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध घट जाता है, प्रतिरोध घट जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें, कुचालक का जीरो होता है, कुचालक पर कोई असर नहीं पड़ता। कुचालक का प्रतिरोध ताप गुणांक, प्रतिरोध ताप गुणांक होता है जीरो। प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा का मान होता है जीरो। कुचालक का प्रतिरोध ताप गुणांक होता है जीरो, होता है, शून्य होता है। तो धातुओं या चालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होता है? धनात्मक। देखो, जिसका प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक है उसका ताप बढ़ाने पर चाल प्रतिरोध बढ़ेगा। जिसका प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक है उसका ताप बढ़ाने पर धनात्मक का मतलब बढ़ना समझ लो, धनात्मक अगर है तो ताप बढ़ाएंगे प्रतिरोध बढ़ेगा। और जिन जिन पदार्थों का जो प्रतिरोध ताप गुणांक अगर माइनस में है, जिन जिन पदार्थों का प्रतिरोध ताप गुणांक क्या है? माइनस में है, तो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटेगा। तो बताओ, चालक या धातु का ताप गुणांक क्या है? तो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। अर्धचालक हो या वैद्युत अपघट्ट हो, अर्धचालक हो या वैद्युत अपघट्ट हो, इन दोनों का प्रतिरोध ताप गुणांक क्या है? माइनस है। मतलब क्या है? ताप बढ़ाओगे तो इनका प्रतिरोध घटेगा और इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि इनका प्रतिरोध ताप गुणांक क्या है। और एक बात बताया है, धातुओं या चालकों में विद्युत का जो संचालन होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। किसकी वजह से? अर्धचालकों में विद्युत का संचालन मुक्त इलेक्ट्रॉन व कोटर, मुक्त इलेक्ट्रॉन व वैद्युत अपघट्ट में बिजली का प्रवाह आयन की वजह से होता है। आयन में धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों, धन और ऋण आयन दोनों, उसकी वजह से होता है। तो यहाँ पर किसका प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक, किसका प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक और किसका प्रतिरोध ताप गुणांक जीरो? धातु या चालक की बात करें, धातु या चालक की बात करें तो प्रतिरोध ताप गुणांक क्या है? धनात्मक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? अगर प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक है तो इसका मतलब है कि ताप बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ेगा। जिनका अर्धचालक और ये क्या है? वैद्युत अपघट्ट, इन दोनों के प्रतिरोध ताप गुणांक क्या है? माइनस में। माइनस का अर्थ क्या है? घटना, मतलब ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटेगा। और इसका अल्फा जीरो, इसका मतलब क्या है? ताप बदलने से प्रतिरोध में खास कोई परिवर्तन कोई बोलना नहीं। अब बताओ, कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है? देख के बताओ, कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है? धातु मतलब चालक, धातु में विद्युत की सुचालक होती है, चाहे धातु बोलो चाहे चालक बोलो, तो इनका ताप बढ़ाने पर क्या होगा? क्या प्रतिरोध बढ़ेगा? किसका घट रहा है? अर्धचालक। और किसका? क्यों घट रहा है? प्रतिरोध क्यों घटेगा? कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध कम क्यों हो जाएगा? क्योंकि इनका प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक है। प्रतिरोध ताप गुणांक क्या है? जब इस फार्मूले में रखेंगे RT बराबर R नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू टी, जब अल्फा माइनस रखोगे प्लस इंटू माइनस क्या होगा? तो घटने लगेगा कि नहीं घटने लगेगा? जिन जिन पदार्थों का अल्फा माइनस है, जिन जिन पदार्थों का अल्फा माइनस है, उनका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध, और जिस पदार्थ का अल्फा धनात्मक है उसका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक है, जिस पदार्थ की धातु या चालक बताया ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। अर्धचालक और वैद्युत अपघट्ट ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घट रहा है, कुचालक पर कोई असर नहीं पड़ रहा। कुचालक पर कोई असर, देखो, धातु या चालक, देखो ध्यान से, ताप बढ़ाने, बोलो प्रतिरोध, देखो प्रतिरोध R बराबर होता है रो L अपान A। जब ये प्रतिरोध बढ़ेगा तो प्रतिरोधकता भी बढ़ेगी, क्योंकि दोनों आमने सामने हैं। प्रतिरोध बढ़ेगा तो प्रतिरोधकता भी बढ़ेगी। तो प्रतिरोधकता को वैद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं, या इसी का एक नाम और है। रोग के दो नाम है, एक तो वैद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं और इसी को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। चाहे आप वैद्युत प्रतिरोधकता का हो चाहे विशिष्ट प्रतिरोध बोलो, ये भी क्या होगा? बढ़ेगा। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध भी बढ़ेगा और विशिष्ट प्रतिरोध भी बढ़ेगा। विशिष्ट प्रतिरोध को ही वैद्युत प्रतिरोधकता भी कहते हैं। अब देखो, एक हमने बताया था चालकत्व, हमने कहा था प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं, बताया था। तो ये बताओ, जब ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ रहा है तो चालकत्व, अगर यहाँ चालकत्व लिखें, बताओ, चालकत्व घटता है। और एक बताया था सिग्मा, सिग्मा मतलब वैद्युत चालकता। वैद्युत चालकता एक बटा विशिष्ट प्रतिरोध होता है, सिग्मा बराबर 1 बटा रो। जब ताप बढ़ाने पर विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ा है तो वैद्युत चालकता, इसका मतलब वैद्युत चालकता घटेगी, वैद्युत चालकता घटेगी। ये तो ताप बढ़ाने की बात किया गया, और ताप अगर घटाने की बात करते हैं, इसी को उल्टा बोलना है। ताप घटाओगे तो प्रतिरोध प्रतिरोध घटेगा और प्रतिरोधकता ये भी घटेगी। दिख रहा कि नहीं? ना दिखाओ, पीछे जाकर बैठो, यहाँ बैठने से फायदा नहीं, उधर जाकर बैठो। प्रतिरोधकता और चालकत्व बताइए, बढ़ जाता है। चालकता ये भी जो है बढ़ जाती है।
जब ताप बढ़ाने का आप याद रख रहे हो तो घटाने का उल्टा नहीं बोलोगे। ताप जब बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ा था तो ताप घटाने पर प्रतिरोध घटेगा। ताप बढ़ाने पर वैद्युत प्रतिरोधकता बढ़ी थी तो प्रतिरोधकता यहाँ पर घटेगी। वहां पर चालकत्व प्रतिरोध बढ़ा था तो वो घटना बोले थे, यहाँ पर बढ़ना बोलना पड़ेगा। समझे? ये धातु या चालक पर ताप का असर क्या पड़ेगा, ताप बढ़ाने अथवा घटाने पर, इन सभी बातों पर क्या असर पड़ेगा, सारे पॉइंट लिखवा दिया, नोट कर लो। विशेष सूचना यह है, जिन बच्चों का जैसे फीस बाकी है वो कल हमें जमा कर दें। जिनकी जिनकी बाकी है, जो भी कुछ बाकी है कल हमें जमा करा दें। आवश्यक काम बहुत है ना? ठंडे हो गए हैं, पैसा कम है ना मामला। और किसी के पास ज़्यादा हो तो ज़्यादा दे दे, बाद में हमसे ले ले 15 मार्च को। जैसे ये लोग हैं पैसा जेब में रखे हैं, देनी है। जिनके पास ज़्यादा हो अकाउंट में ना रखें, हमें दे दें। 15 मार्च को वापसी कर देंगे। ऑनलाइन वाले भी जिनको ट्रांसफर करना हो ट्रांसफर कर। ऑनलाइन वाले में भी कई बच्चों के बैलेंस है फीस, कुछ उनकी स्थितियों को देख करके मैंने एडमिशन लिया था, तो अगर हो सके तो भेज दो, और नहीं तो कोई बात नहीं। समझ गए बात की नहीं? धातु या चालक का ताप बढ़ाने से प्रतिरोध क्यों बढ़ता है? क्योंकि प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है, और अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो प्रतिरोधकता भी बढ़ेगी, तो चालकत्व चालकता घटेगी। ताप घटाने पर प्रतिरोध घटता है, प्रतिरोधकता घटती है, चालकत्व चालकता दोनों बढ़ जाती है। हो गया सबका? और रटना नहीं है, केवल इसको समझ के याद रखना। भाई चालक या धातु के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक है, तो ताप बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ेगा, प्रतिरोधकता बढ़ेगी, चालकता घटेगी, चालकत्व घटेगा। ताप घटाने से प्रतिरोध घटेगा, प्रतिरोधकता घटेगी, चालकत्व और चालकता बढ़ेगी। ऐसे याद रखना, क्योंकि उन्हीं दोनों का ये उल्टा होता है। अगर वो बढ़ना है तो ये घटना, ये घटना तो ये बढ़ना। मिटाया जाए। अब देखो, अर्धचालक और वैद्युत अपघट्ट दोनों का एक साथ लिखवा दे रहे हैं, क्योंकि दोनों का रिजल्ट तो एक ही आएगा। पूछो क्यों? क्योंकि दोनों का अल्फा माइनस है। अर्धचालक हो या वैद्युत अपघट्ट हो, दोनों का अल्फा माइनस ही होता है। अर्धचालक हो या वैद्युत अपघट्ट हो, प्रतिरोध ताप गुणांक दोनों का क्या होता है? बताओ। दोनों का प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है? माइनस होता है ना। इधर देखो, इधर ताप बढ़ाने पर अर्धचालक हो या जो है वैद्युत अपघट्ट हो, क्योंकि अल्फा माइनस होता है, माइनस का मतलब घटना, इसका मतलब प्रतिरोध घटता है। दोनों का ही प्रतिरोध घटता है। और विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता उसी को कहते हैं। प्रतिरोधकता वो भी घटेगी, प्रतिरोधकता घटती है। चालकत्व बताओ, चालकत्व बढ़ जाता है। और चालकता, ये भी चालकता भी बढ़ेगी। चालकता मतलब वैद्युत चालकता, चालकता का मतलब वैद्युत चालकता। दोनों का एक ही साथ लिखवा दिया, क्योंकि अल्फा दोनों का माइनस होता है, तो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, प्रतिरोधकता घटती है, चालकत्व और चालकता। ठीक है, ये ध्यान दो। और इसके बाद अगर ताप घटाने की बात करें, किसकी बात करें? ताप घटाने पर, ठीक है, ताप घटाने पर उल्टा बोलो। प्रतिरोध, प्रतिरोध बढ़ता है, बढ़ता है। प्रतिरोधकता वो भी बढ़ती है, प्रतिरोधकता बढ़ती है। चालकत्व घटता है, चालकता ये भी घटेगी। इतनी बातें ध्यान दो। जब बढ़ाने का जो याद किया उसका उल्टा तो घटाने का होगा, क्योंकि अर्धचालक और वैद्युत अपघट्ट का प्रतिरोध ताप गुणांक माइनस होता है, तो माइनस होने का मतलब ही प्रतिरोध घटेगा, तो ताप बढ़ाओगे तो प्रतिरोध घटेगा, प्रतिरोधकता घटेगी, तो चालकत्व चालकता उसी का उल्टा है। जब वो घटेगी तो दोनों बढ़ेंगे। और इसी तरीके से ताप घटाने पर, अगर बढ़ाने पर वो घटा था तो घटाने पर बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ता है, प्रतिरोधकता बढ़ती है, चालकत्व चालकता। ठीक है, ये ध्यान दो, नोट कर लो। हो गया?
इन दोनों के लिए सेम रिजल्ट है, चाहे अर्धचालक का पूछा जाए चाहे वैद्युत अपघट्ट का। ताप बढ़ाने पर यही कंडीशन होगी, प्रतिरोध घटेगा, प्रतिरोधकता घटती है, चालकत्व चालकता बढ़ती है। तो ताप घटाने पर प्रतिरोध और प्रतिरोधकता बढ़ेगी तो चालकत्व चालकता घटेगी। धातुओं का क्या था, चालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ा था, प्रतिरोधकता बढ़ी थी, चालकता और चालकत्व घटे थे। ठीक है, ये हम लोग ताप का प्रभाव समझ रहे हैं। किसका प्रभाव, ताप का प्रभाव। देखो जो प्रतिरोध होता है, क्या चीज होता है, प्रतिरोध लंबाई पर डिपेंड कर रहा है, एरिया पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है और पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, लेकिन जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो ना तो लंबाई पे डिपेंड करेगा, केवल कितनी बातों पर, रोज होता है टेम्परेचर और किसी बात पर डिपेंड लिखवाया होगा। विशिष्ट प्रतिरोध सिर्फ दो बातों पर डिपेंड करता है, लंबाई कम ज्यादा होने से, ध्यान दो, क्षेत्रफल कम ज्यादा होने से विशिष्ट प्रतिरोध नहीं बदलता। विशिष्ट प्रतिरोध लंबाई और क्षेत्रफल पर डिपेंड केवल दो ही बात पर डिपेंड करता है, ताप पर और पदार्थ की प्रकृति पर। ताप बदल दोगे तो प्रतिरोधकता तो बदल जाएगी। अलग अलग पदार्थों का स्वभाव अलग अलग होता है, अलग अलग पदार्थों की प्रतिरोधकता जो होती है वो अलग अलग होती है। ध्यान देना, देखो अगला पॉइंट, भिन्न भिन्न पदार्थों की वैद्युत प्रतिरोधकता भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न पदार्थों की वैद्युत प्रतिरोधकता भिन्न भिन्न होती है। अलग अलग पदार्थों की वैद्युत प्रतिरोधकता अलग अलग होती है, पदार्थ अलग अलग होगा, वैद्युत प्रतिरोधकता अलग अलग होगी। लंबाई कम ज्यादा करने से, क्षेत्रफल कम ज्यादा करने से वैद्युत प्रतिरोधकता यानी विशिष्ट प्रतिरोध के मान में खास कोई परिवर्तन ना तो विशिष्ट प्रतिरोध बदलेगा। विशिष्ट प्रतिरोध का दूसरा नाम वैद्युत प्रतिरोधकता है। विशिष्ट प्रतिरोध अथवा वैद्युत प्रतिरोधकता के मान में कोई बदलाव, लंबाई बदल दो एरिया बदल दो, कान खोल के सुनो, लंबाई बदल दो एरिया बदल दो, लंबाई बदलिए चाहे एरिया बदलिए, विशिष्ट प्रतिरोध बदलने वाला नहीं है, वैद्युत प्रतिरोधकता बदलने वाली नहीं है। लेकिन अगर लंबाई और एरिया बदल देते हो तो प्रतिरोध बदल जाता है। अगर आर की बात करें तो आर समानुपाती एल अपान ए होता कि नहीं, लंबाई और एरिया बदलने से प्रतिरोध, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध के मान में कोई परिवर्तन, जो रो है ये किन किन बातों पर डिपेंड नहीं कर रहा, एल पे डिपेंड नहीं कर रहा और एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन ये आर एल और ए पे डिपेंड कर रहा। एल और ए को बदलोगे, तार की लंबाई को बदल दोगे, तार का क्षेत्रफल बदल दोगे तो प्रतिरोध बदल जाता है, लेकिन लंबाई और क्षेत्रफल को बदलने से विशिष्ट प्रतिरोध के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ध्यान देना। अगली बात यह है, जैसे मान लो कोई तार है और इसकी लंबाई मान लो एल है, कितनी है, अगर तार की लंबाई एल है और तार को खींचा जाए, खींचकर इसकी लंबाई 2 गुनी 3 गुनी 4 गुनी 5 गुनी, मतलब हो सकता है दुगनी कर दी गई हो 2l, या हो सकता 3l की गई हो सकता 4l की गई हो सकता 5l की गई हो। इन जनरल हम क्या कह सकते हैं, n into l। पहले कितनी लंबाई थी इसकी, तार की लंबाई पहले कितनी थी l, और तार को खींचा गया, तार को, ये तार इसकी लंबाई l है और इस तार को खींचकर तार को लंबाई को प्रारंभिक लंबाई का 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना मतलब n गुना कर दिया जाता। कितने गुना, पहले प्रतिरोध अगर मान लो R1 रहा हो, पहले प्रतिरोध कितना रहा हो, तो बाद का प्रतिरोध पूछा जाता है। पहले का प्रतिरोध दिया जाएगा, बाद का प्रतिरोध कब, जब खींच करके लंबाई को कितने गुना किया जाए, n गुना। अच्छा, अगर इसको खींचेंगे तो लंबाई बढ़ेगी और जो मोटाई है, अगर हम खींचेंगे तो फैलेगा, लंबाई तो बढ़ेगी ना, और जब लंबाई बढ़ेगी तो बताओ ये व्यास, ये त्रिज्या घटेगी। और अगर इसको दबाया जाए, अगर इसको दबाया जाए लंबाई घटेगी और व्यास, खींचने से लंबाई बढ़ी थी, व्यास घटा था, दबाने से क्या होगा, व्यास या त्रिज्या बढ़ेगी और लंबाई घटेगी। इसका मतलब कोई तार है, उस तार के साथ कोई छेड़छाड़ किया जाए, किसी तार के साथ छेड़छाड़ किया जाए, और छेड़छाड़ करने का आशय यह है कि या तो हाँ, ये बात समझो ध्यान से, थोड़ा सा समझना इसको कठिन हो सकता है। जैसे लंबाई कितनी की गई है, खींच करके 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना n गुना, मतलब अगर तार को आप खींचते हो, तार को आप, तो तार को जब आप खींचोगे तो लंबाई बढ़ेगी और त्रिज्या, और जब दबाओगे तो लंबाई घटेगी। तो तार के साथ 2 घटनाएं घटित हो सकती हैं, मतलब 2 प्रकार के सवाल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कोई तार है उसके साथ 2 घटना घटित हो सकती है, या तो खींच करके लंबाई को बदला गया हो सकता सवाल में कहा जाए कि लंबाई को इतना गुना उतना गुना ऐसा किया गया, या हो सकता कह दिया जाए तार को दबाकर, तार को उसकी त्रिज्या को 2 गुनी 3 गुनी 4 गुनी 5 गुनी, भाई जब दबाओगे तो त्रिज्या तो बढ़ेगी ना, लंबाई घटेगी लेकिन त्रिज्या, तो लंबाई में परिवर्तन दिया हो सकता खींच करके लंबाई बदलने को बोला जाए, तो हो सकता है त्रिज्या बढ़ाई गई हो। मतलब 2 ही बात कहेगा, या तो सवाल में तार के साथ 2 घटनाएं घटित हो सकती हैं, 2 प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं, या तो लंबाई को बदला गया होगा, या तो क्षेत्रफल को बदला गया होगा, या त्रिज्या को बदला गया होगा, व्यास को बदला गया होगा, त्रिज्या को, व्यास को, क्षेत्रफल को, मतलब त्रिज्या बदलेगी तो व्यास बदलेगा, क्योंकि व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या होता है, त्रिज्या बदलेगी तो व्यास बदलेगा, और अगर त्रिज्या बदलेगी तो क्षेत्रफल बदलेगा, क्योंकि क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, तो 2 प्रकार के सवाल बनेंगे। कितने प्रकार के, 2 प्रकार। मान लो ये इसकी लंबाई पहले L1 है और क्षेत्रफल मान लो A1 है, विशिष्ट प्रतिरोध रो है और प्रतिरोध R1 है, और इसकी लंबाई मान लो L2 कर दी गई, कितनी कर दी गई, और क्षेत्रफल कितना कर दिया गया। इसी तार को ध्यान देना, कोई अलग तार नहीं है, दोनों एक ही तार है। ये पहले L1 लंबाई का तार था, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या था A1, बाद में इसको L2 लंबाई का तार और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A2, और बाद का प्रतिरोध कितना हो गया,
विशिष्ट प्रतिरोध बदलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि लंबाई एरिया बदल दो, विशिष्ट प्रतिरोध नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा, ध्यान देना। अब ये बताओ, जैसे मैथ में आप लोगों ने पढ़ा है, कभी-कभी कहता है कि एक बेलन है, इस बेलन को पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है। ऐसा सवाल सुना है? बेलन को, यूपी कैडेट का काफी शानदार सवाल होता है ये, कि बेलन को पिघलाकर गोला बनाया गया। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए बेलन का आयतन बराबर ऐसा करना पड़ता है। दोनों का आयतन बराबर होगा, दोनों का आयतन, आयतन वास्तव में आयतन नहीं, पहले बराबर तो होता है द्रव्यमान। क्या बराबर होता है? इसकी सटीक जानकारी है कि द्रव्यमान बराबर होता है। इसका वजन माप लो और इसका वजन माप लो, दोनों का वेग बराबर होगा। जितना द्रव्यमान इसका होगा उतना द्रव्यमान, तो अगर इसका द्रव्यमान m1 और इसका m2, तो बताओ द्रव्यमान बराबर होगा कि नहीं? देखो, आयतन बराबर होता है वो बात कहीं ना कहीं रखने योग्य है, लेकिन द्रव्यमान बराबर होता है ये तो सच आप समझते हो भाई। इतना वजन, कितने वजन का मापो, पहले तौल लो कितने वजन का बेलन है और उसको पिघला करके गोला बनाओ, गोले का वजन माप लो, दोनों के वजन सेम ही आएंगे। तो द्रव्यमान बराबर होना बिल्कुल सही जानकारी। और चूंकि फिजिक्स कहती है द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व। क्या होता है? ये घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन भी तो जानते हो। तो द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे, तो इसलिए यहाँ पर आयतन V1 मान लो और घनत्व को D मान लो। अब जब पदार्थ दोनों सेम ही है तो घनत्व तो सेम है ना। अगर लोहे का दोनों है तो लोहे का घनत्व सेम ही होगा। यहाँ पर आयतन गुणे घनत्व और इसका क्या होगा? आयतन गुणे घनत्व। बोलो घनत्व से घनत्व, बोलो आयतन बराबर आ गया कि नहीं? तो आयतन बराबर होता है, उसके पहले यह जानना जरूरी है कि द्रव्यमान बराबर होता है। मुख्य बात यह है, इससे यह निकल के आता है। मुख्य बात क्या है? जब कोई एक आकृति की चीज को पिघलाकर दूसरी आकृति में पहुंचाया जाए तो द्रव्यमान बराबर होता है। पहली वाली आकृति का जो मास होगा वही दूसरी वाली आकृति का मास होगा। जब दोनों का मास बराबर होता है तो मास को डेंसिटी इनटू वॉल्यूम बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। हम्म, हम्म, है? वो नहीं, जो है प्रचार में सब जा रहे हैं, बच्चे अपना बता रहे हैं, अपने 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 भाव व्यक्त कर रहे हैं। कोई समस्या नहीं। देखो, अगर एक बच्चा, एक स्कूल में 15 लड़के हैं, 15 में जरूरी नहीं 15 पूरे आ जाए, हमें 5 से मतलब है। किससे मतलब है? बस उससे पर्याप्त है। भाई देखो,
हेलो हेलो। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, क्या बता रहे थे? हाँ, तो तार के साथ दो घटनाएं घटित हो सकती हैं। तार के साथ दो घटनाएं घटित हो सकती हैं, या तो इसकी लंबाई में परिवर्तन होगा और या तो इसकी त्रिज्या में परिवर्तन होगा। मान लो इसकी लंबाई L1 है और इसका क्षेत्रफल क्या? A1, और बाद में इसकी लंबाई मान लो L2 हो गई और क्षेत्रफल कितना? A2 हो गया। लंबाई पहले कितनी थी? L1, क्षेत्रफल कितना था? A1, लंबाई बाद में कितनी हो गई? कितनी हो गई? यहाँ पर लंबाई L2 हो गई, क्षेत्रफल कितना हो गया? A2 हो गया। तो देखो जो आयतन इसका होगा, अच्छा ये बेलनाकार दिख रहा कि नहीं? अब बेलन का आयतन होता पाई आर स्क्वायर एच होता है, और पाई आर स्क्वायर को एरिया कहते हैं। एच का मतलब लंबाई होता है, तो आयतन का मतलब एरिया गुणे लंबाई। तो एरिया कितना है यहाँ पर? A1, और लंबाई कितना है? और बाद का आयतन क्या होगा? A2 गुणे, तो क्षेत्रफल गुणे लंबाई बराबर आयतन होता है। क्षेत्रफल गुणे लंबाई बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल गुणे लंबाई बराबर क्या होता है? तो A1 L1 बराबर क्या होगा? A2 L2। A1 L1 बराबर A2 L2। अब यहाँ से अगर हम A1 L1 बराबर A2 L2, अगर हम L1 बटे L2 निकालें, क्या निकालें? L1 बटे L2, L1 बटे L2 बराबर क्या होगा? A2 अपान, ऐसे समझो ये L2 कहाँ ले जाना है? नीचे ले जाना है। यहाँ पर A2 है और ये नीचे आएगा, क्या होगा? A1। तो L1 बटे L2 बराबर A2 बटा A1, और प्रतिरोध R बराबर होता है रो L बाई A। R बराबर क्या होता है? रो L बाई A। तो R1 क्या होगा? रो 1 L1 A1, रो तो रो हो जाएगा, रो 1 का मतलब रो। तो R1 बराबर रो L1 अपान A1। ये क्यों नहीं बदला? लंबाई तो कोई लेना देना। और R2 बराबर क्या होगा? रो L2 अपान, क्या होगा? रो नहीं बदलेगा, जो रो पहले वही रो। अब देखो R1 बटे R2, रो से रो कट गया, ये क्या होगा? L1 बटा L2, L1 बटा, और A2 कहाँ जाएगा? A2 अपान A1। और अभी हमने लिखा था A2 अपान A1 बराबर L1 बटे, A2 बटे A1 की जगह क्या लिख सकते हैं? L1 बटे, तो यहाँ पर L1 बटे L2 रखोगे, यहाँ पर भी L1 बटे L2 है, दो बार होगा, तो इसका क्या मतलब है? L1 अपान L2 का होल स्क्वायर, L1 अपान L2 का, तो R1 बटे R2 बराबर L1 बटे L2 का। तो अगर यहाँ पर R1 बटे R2 बराबर L1 बटे L2 का होल स्क्वायर, तो R समानुपाती L स्क्वायर होगा कि नहीं? ये संबंध कब सकते हैं? जब किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई बदली जाए। जब किसी तार को खींच करके उसकी लंबाई बदली जाए, तो प्रतिरोध लंबाई के वर्ग के समानुपाती, लंबाई के वर्ग के, किसी तार को खींचकर अगर उसकी लंबाई बदली गई हो, तो प्रतिरोध लंबाई के वर्ग के क्या होगा? वैसे अभी तक आप लोगों ने ये पढ़ा था R समानुपाती L पढ़ा था, लेकिन वो लंबाई बदलने वाली कंडीशन नहीं थी। लंबाई खींचकर बदलने वाली कंडीशन ये है, जब किसी सवाल में तार को खींचकर उसकी लंबाई बदली जाए 2 गुनी 3 गुनी 4 गुनी, तो आपको क्या समझना पड़ेगा? R समानुपाती L स्क्वायर। और बात समझो, जैसे R1 बटा R2 बराबर L1 बटा L2 इंटू A2 अपान A1। अच्छा अगर त्रिज्या बदलेगी तो व्यास बदलेगा कि नहीं? एरिया बदलेगी कि नहीं? अगर लंबाई का जिक्र ना किया जाए, व्यास त्रिज्या का जिक्र किया जाए, तो बताओ L1 बटे L2 की जगह क्या रखना पड़ेगा? L1 अपान L2 की जगह क्या रखना पड़ेगा? A2 अपान, और पहले से क्या लिखा है, तो बोलो होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? A2 क्या होगा? पाई R2 स्क्वायर, और A1 क्या होगा? पाई R1 स्क्वायर का होल स्क्वायर, पाई से पाई, ये देखो R2 बटे R1 का होल स्क्वायर, उसका स्क्वायर, तो R2 बटे R1 की घात क्या होगा? तो R1 बटे R2 बराबर क्या हो जाएगा? R2 बटे R1 की घात 4 हो जाएगा कि नहीं? R1 बटे R2 बराबर R2 बटे R1 की घात 4। अब ये बताओ, यहाँ 1 है, यहाँ नीचे 1 है, तो बोलो व्युत्क्रमानुपाती है कि समानुपाती? R व्युत्क्रमानुपाती त्रिज्या की घात 4 होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब जब तार को कंप्रेस करके दबा करके उसकी त्रिज्या अथवा व्यास बदला गया हो, तो बताओ प्रतिरोध त्रिज्या पर कैसे निर्भर करेगा? प्रतिरोध त्रिज्या के 4 घात के, और तार को खींच करके लंबाई बदली गई हो, तार को खींच करके लंबाई बदली गई हो, तो प्रतिरोध लंबाई के वर्ग के। ये हमने डिस्प्ले किया ताकि जो है आपको समझ में आए कि हाँ ऐसा कुछ होता है। बाकी आपको लिखना क्या है वो चीज आपको ध्यान देना। हेडिंग डालिए, किसी तार को खींचना, मुख्य बात हम लिखेंगे जिससे सवाल हमारा हल होगा। किसी तार को खींचना, कुछ लोग लिख लिए होंगे, लिखने की जरूरत नहीं थी ना। किसी तार को खींचना, खींचना अथवा दबाना, ये भी लिख लो, खींचना अथवा, किसी तार को खींचना अथवा दबाना। खींचेंगे तो लंबाई बढ़ेगी, दबाएंगे तो जो है त्रिज्या बढ़ेगी। ठीक है, देखो स्थिति नंबर 1, स्थिति नंबर 1, अगर हम पहली स्थिति की बात करें, तो जब तार की लंबाई में परिवर्तन दिया हो, तो जब तार की लंबाई में परिवर्तन दिया हो, तो प्रतिरोध लंबाई के वर्ग के समानुपाती होगा, R समानुपाती L स्क्वायर। तार की लंबाई में परिवर्तन दिया हो तो प्रतिरोध समानुपाती लंबाई का वर्ग, प्रतिरोध समानुपाती लंबाई का वर्ग। यदि तार की लंबाई खींचकर n गुनी कर दी जाए, तो नया प्रतिरोध R2 बराबर n स्क्वायर गुणे R1। नया प्रतिरोध ज्ञात करने का फार्मूला यह है, R1 का मतलब प्रारंभिक प्रतिरोध, जो शुरुआत में प्रतिरोध है वो R1 है, और जो बाद का प्रतिरोध है वो R2 है। अगर मान लो किसी चालक का प्रतिरोध पहले कितना था? R1 था। किसी चालक का प्रतिरोध पहले कितना था? R1 था। अब उसकी तार की लंबाई को खींच करके कितनी गुनी की गई? n गुनी। तो नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा? R2 का मान n स्क्वायर गुणे R1। जैसे उदाहरण लिखना नहीं, बस समझ लो, किसी चालक का प्रतिरोध मान लो 4 ओम है। किसी चालक का प्रतिरोध कितने ओम है? अगर खींच करके इसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाती है, n का मान 2 गुनी,
तो बताओ नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा? नया प्रतिरोध कितने ओम हो जाएगा? यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध 4 ओम है, लंबाई को दोगुनी की गई, नया प्रतिरोध 2 का वर्ग 4 और R1 का मान 4 × 4 16 ओम। कितने ओम? तो कुल मिलाकर बात आपको समझ में आ रही है कि लंबाई खींच करके बदली गई हो तो प्रतिरोध लंबाई के वर्ग के समानुपाती होता है। यदि चालक का प्रारंभिक प्रतिरोध R1 हो, प्रारंभिक प्रतिरोध R1 हो, तो नया प्रतिरोध R2 ज्ञात करने के लिए क्या ज्ञात करने के लिए? R2 बराबर n स्क्वायर गुणे R1। R2 बराबर क्या होगा? n स्क्वायर गुणे R1। क्लियर है? कोई दिक्कत? बात समझ पा रहे हो? हम तुमसे पूछता हूँ खड़े हो। जो वहां फिजिक्स पढ़ाते हैं कैसा पढ़ा पाते? कैसा है? खाली सवाल लगाते हैं, थ्योरी नहीं है। तो ऐसे दफा सर पता चला है? अब आ रहा थोड़ा बहुत देर में आए, बस इतने मानो दुर्भाग्य है, बाकी जो है कोई दिक्कत नहीं, लगे रहोगे तभी। अभी देखो सुनो, आपका फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 4 पूरे महीने और 15 दिन हो, 4.5 महीने। 4.5 महीने में आदमी टॉप कर जाए, जो यहाँ बैठा ना वो टॉप कर सकता है। एक दिन का उपयोग अगर कोई कर ले, गारंटी में ले रहा हूँ, गारंटी के साथ 100 के अंदर एग्रीकल्चर ग्रुप में रैंक आएगी। एक दिन का उपयोग कोई कर ले, अभी से मान ले, आज से कोचिंग कर रहे हैं, आज से हमने गिनवा दिया 4 महीने पूरे, 4 महीने हाउ के पढ़ ले और 15 रिवीजन कर ले। प्रैक्टिस मॉडल पेपर, जो क्वेश्चन मॉडल पेपर कोचिंग का है उसको मॉडल पेपर, अब उसमें 10 मॉडल पेपर बदले जा रहे हैं। जो 20 मॉडल पेपर हैं उसमें 10 बदले जा रहे हैं, 10 हटाए जा रहे हैं, 10 नए डाले जा रहे हैं, सिलेक्टेड। मतलब उसमें से 10 हटाए जा रहे हैं जिसमें क्वेश्चन रिपीट जाता है, जिसमें क्वेश्चन रिपीट जाता है उन मॉडल पेपर को हटा के उसमें सिलेक्टेड मॉडल पेपर हम डाल रहे हैं 2020 और 2021 में जो स्टैंडर्ड पेपर थे। मतलब जब हम लोगों के पास बहुत समय था, हम लोगों ने जो है लगातार कोरोना में क्वेश्चन लिखे हैं और ना जाने कितनी चीजें ढूंढे हैं, तो वो उसमें हम डाल रहे हैं। नई जो मॉडल पेपर आएगा, नए मॉडल पेपर में ये सब समाधान होगा। लास्ट टाइम मॉडल पेपर पूरे हल करने हैं आपको, ये पूरा कोर्स एक बार पढ़ के सारे एक दिन में 2-2 पेपर रिवाइज करिए। मतलब ये पेपर अपना जो पढ़ रहे हो ये तो तुम्हारा है 200 प्रश्न वाला, इसके बाद 200 प्रश्न वाला मॉडल पेपर आपको किताब लेकर के उसमें प्रॉपर तरीके से आपको प्रैक्टिस कर लेनी, अगर आपको मतलब रैंक ठीक ठाक लानी है। ये सबसे मुख्य बात है, मैं बता रहा हूँ। ये जो पेपर आपके चल रहे हैं 40 पेपर लगभग होंगे, ये 40 पेपर तो आपको तैयार करने करना, पन्ना पलटते जाना अपने अभ्यास को कि उन 40 को करके हम कितने कर पा रहे हैं 200 में। सेल्फ टेस्ट एक तो हमारे संपर्क में होगा संडे, एक अब 2 पेपर आपको स्वयं करना पड़ेगा, हफ्ते में 2 पेपर अलग करना पड़ेगा सिलेबस होने के बाद, तब तुमको लगेगा हमने पढ़ा है, 200 क्वेश्चन में से कर पा रहे हैं। तो अभी कोई बहुत बीता नहीं है, अभी लोग क्रैश कोर्स में आते हैं, 1 महीना तो आने जाने में लग जाता है, जानते ही हो, क्रैश कोर्स में सेलेक्ट हो जाते हैं। तो तुम्हारा तो अभी बहुत समय है, अभी समय में आप उपयोग कर लो तो बेहतर होगा। और एक भी मैराथन छूटनी नहीं चाहिए, मैराथन करने वाले ही टॉप करते हैं, ये निश्चित रोको। मैराथन से जो हटते नहीं है वही टॉप रैंकर बनते हैं। पिछले 2 बार से आप देख रहे हैं कि बिना कोचिंग वाला ही टॉप कर रहा है, क्यों? क्योंकि पूर्णतः समर्पित मैराथन पे है, वही उसका माई उसका बाप है। आप लोग उसकी वैल्यू नहीं दे रहे हो, बात अलग है, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत है। हमें पता है ना, पूरा कोर्स बोल देते हैं। अगर तुम लोग सुन लो तो शायद जो तुम्हें संघर्ष करना पड़ता रिवीजन के लिए ना, रिवीजन ना करना पड़े, चैप्टर क्लियर हो जाए। क्वेश्चन वही होते हैं, मुख्य मुख्य बातें बोली जाती हैं, उसकी वैल्यू कोई नहीं देता है। और लगभग जितने भी सिलेक्ट होकर जा रहे हैं, अब वो कहीं नाम नोट अपना कराए हो कोचिंग में तो वहीं ही फोटो छपवाएंगे, विषय अलग है, लेकिन जितने भी सिलेक्ट होकर जा रहे हैं वो हॉस्टल में जब चर्चाएं चल रही हैं तो सब कह रहे हैं हम तो पढ़े हैं मैराथन से। मैराथन आसान नहीं है, इतनी लंबी मैराथन देना आसान नहीं। और अगर हो रहा मैराथन, एक एक क्वेश्चन के बदले 2-2 3-3 बातें बताई जा रही, तो वो अलग विषय है कि मैराथन अगर आप करते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। अब जो है, जो लॉकडाउन में बच्चे जुड़ रहे थे वो रुझान आज की डेट पर नहीं है, 23 और 22 और 23 में ये रुझान अब घटते ही जा रहा है। अगर वो थोड़ा सा ध्यान दे दिए होते पिछले बारे तो और अच्छा होता, रिजल्ट और अच्छा हो जाता, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि देखो वहां तो प्रदर्शन तो करना पड़ता ही है, नहीं किया जाएगा तो फिर मामला बिगड़ेगा। आज क्या समझते हो? आज ये समझ लो, जो अगर और इस बार हम आप सभी से किसी से नहीं कहेंगे, हम ये जानना चाहते हैं आपकी बार कि हमारी कितनी क्षमता है, हमारी कितनी क्षमता है, हमने कितना मतलब सत्य की जीत होती है या नहीं होती।
कल मैं जा करके देख लिया और बहुत महसूस बुरा हुआ कि नहीं आना चाहिए, तो जिनको आना था वो तो आएंगे, जिनको आना तो आएंगे। फालतू समय वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होता है, टोटल एनर्जी लॉस होती है। यहाँ रहेंगे ऊर्जा बनाई रहेंगे, ऊर्जा बनी रहेगी तो जो विद्यार्थी मेरे सामने बैठे होंगे उनको और अच्छा पढ़ा सकेंगे, उनको और अच्छा कर सकेंगे। और जब थके रहेंगे तो नहीं पढ़ा पाएंगे, ये तो नहीं। लेकिन अगर कहीं 50 लड़का है तो 50 में 4 इतना जानता है, 4 जानता है कि मेहनत कौन कर रहा है और उसी 4 की आवश्यकता है जो रिजल्ट देगा। मतलब ऐसा लोग कर रहे हैं, अगर ये अपने विकास के लिए करते, अपने बारे में बोलते तो बहुत बेहतर रहता। एक्चुअल में हम गए इसलिए थे क्योंकि 3-4 लड़के जैसे अभी बता रही थी, तो 3-4 इतने भावुक हो गए थे कि सर आपके बारे में इतना कह दिए, ऐसा एक बार आप आ जाइए, तब मैं गया, ऐसा नहीं था। और जाऊंगा तो एक जगह जाऊंगा बस, जहाँ के बच्चे फोन करके मतलब इतना फॉलो करते हैं, इतना चाहते हैं, इतना मानते हैं कि वो बेचारे फोन पे हम लोग रो दिए, जाना पड़ गया। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब जो है जितना भाग्य में होगा, अगर मेहनत आपने किया है तो आपको फल मिले, वही देखना है कि ताकत लगा लो पूरी, जितनी ताकत लगानी जिसको लगा ले अपना, बस यही अंतिम है, ये अंतिम प्रयास लोगों का चल रहा, अंतिम प्रयास है। और इसी अंतिम प्रयास में लोगों को अगर 500 बच्चे आ गए, इन लोगों का टारगेट यही 50 नहीं आएंगे, कितने, ये सब आपस में आत्मसंतुष्टि ले रहे हैं। अगर खाली इतने आ गए ये सब हमें लग रहा पंखे में लटक ना जाए, क्यों, क्योंकि सबको पता मैं नहीं जा रहा हूँ, ये सबको पता है मैं नहीं जा रहा हूँ ना, मैं किसी भेज रहा हूँ, पहले भेज भी देते थे, नहीं जाते थे, भेज देते थे, हम नहीं जा रहे, और फिर भी देखते, समझ गए ना, ऐसे ही है। और सबसे बड़ी बात जो तो बैठो, ये नोट हो गया इतना, 1 मिनट और समझो। जैसे किसी भी चालक का प्रतिरोध मान लो 10 ओम है, कितने ओम है, 10 ओम, और तार को खींच करके लंबाई उसकी 4 गुनी कर दी जाती है, कितने गुनी, ध्यान देना, शुरुआत में प्रतिरोध कितने ओम है, शुरुआत में प्रतिरोध कितने ओम है, कितने गुनी लंबाई कर दी गई, तो नया प्रतिरोध R2 बराबर यानी स्क्वायर गुणे R1, यानी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, 16 इंटू 10 160। कोई समस्या, सवाल ऐसे लिख के आएगा, अभी तक तो ये हम ऐसे बोल रहे हैं कोड भाषा में, किसी चालक का प्रतिरोध लिखना नहीं, किसी चालक का प्रतिरोध 5 ओम है, यदि इसे खींचकर लंबाई 2 गुनी कर दी जाए तो नया प्रतिरोध होगा 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम, इनमें से कोई नहीं, क्या आंसर है, फार्मूला क्या लगेगा, एन स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 और R1 का मान 4 पंचे, कोई समस्या न्यूमेरिकल करने में, ये न्यूमेरिकल है, ठीक है, न्यूमेरिकल लगाएगा तो ऐसा आएगा। ये तो हमने लंबाई में परिवर्तन बताया कि अगर खींच करके लंबाई में परिवर्तन दिया हो तो R समानुपाती L स्क्वायर, R2 बराबर N स्क्वायर इंटू R1। दूसरी स्थिति यह है, स्थिति नंबर 2, स्थिति नंबर 2, ध्यान दो इधर, यदि प्रश्न में त्रिज्या में परिवर्तन या व्यास में परिवर्तन दिया हो, त्रिज्या या व्यास में, यदि त्रिज्या अथवा व्यास में परिवर्तन दिया हो, त्रिज्या अथवा व्यास, व्यास कहेगा तब भी त्रिज्या ही समझना, कोई डिस्टर्ब ना होना, क्योंकि व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या होता है, व्यास समानुपाती त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या अथवा व्यास में परिवर्तन दिया हो, देखो अगर व्यास या त्रिज्या में परिवर्तन दिया हो तो प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती त्रिज्या की घात, अभी लिखवाया था कि नहीं, डेराइव किया था, सामने आपके सिद्ध किया था कि अगर त्रिज्या अथवा व्यास में परिवर्तन दिया हो तो प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होगा त्रिज्या की घात, क्लियर। अब इधर देखो, इससे संबंधित प्रश्न कैसे होगा, यदि प्रारंभिक प्रतिरोध R1 हो वह त्रिज्या n गुनी होने पर, कितने गुनी, त्रिज्या n गुनी होने पर प्रतिरोध R2 हो, n गुनी त्रिज्या होगी, प्रतिरोध कितना हो जाता है R2 हो, तो नया प्रतिरोध R2 बराबर R1 बटा n की घात 4, R2 बराबर क्या होगा, नया प्रतिरोध ज्ञात करने का क्या फार्मूला दिखा यहाँ पर, R1 बटे पुराना प्रतिरोध जो पहले वाला था बटा जितना गुना त्रिज्या या व्यास हुआ है उसकी घात 4 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, R1 बटे n की घात 4, वहां पर क्या था n स्क्वायर गुणे R1, लंबाई बदलने पर क्या था n स्क्वायर गुणे, और त्रिज्या यहाँ पर बदलने पर क्या हुआ, पहले प्रतिरोध बटे n की घात 4। देखो फिर सवाल बताएं, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है तो बता रहे हैं, नोट हो गया, ऊपर से लोग स्टूल लाके जरूरत तक लिखते तो खड़े होने से क्या फायदा, ऊपर उठा लो। पहले वाला प्रतिरोध कितना है यहाँ पर R1, त्रिज्या कितने गुनी हो गई n, नया प्रतिरोध R2 बराबर R1 बटे n की घात 4, R2 बराबर R1 बटे n की घात 4, R2 बराबर R1 बटे n की घात 4। पहले वाला प्रतिरोध कितना है, पहले वाला प्रतिरोध कितना है, बाद का प्रतिरोध, व्यास या त्रिज्या कितनी गुनी हुई n, तो नया प्रतिरोध कैसे निकालोगे R1 बटे n की घात 4। देखो जैसे मान लो किसी चालक का प्रतिरोध R1 जो है मान लो 16 ओम है, कितना है, और उस तार का व्यास 2 गुना कर दिया गया या त्रिज्या 2 गुना कर दी गई, ठीक है, तो आपसे कह रहा कि नया प्रतिरोध R2 बताइए, R2 बराबर R1 बटे n की घात 4, तो R1 की जगह कितना 16 और 2 की घात 4 कितना होता, 16 भागे 16 कितना
1 ओम आया। कितने ओम आया? कुल मिलाकर के चालक का प्रतिरोध कितना दिया गया था? 16 ओम। त्रिज्या या व्यास को कितने गुना किया गया? 2 गुना। क्या बताना है? नया प्रतिरोध। नया प्रतिरोध बराबर क्या होगा? R1 बटे n की घात 4। R1 बटे n की घात, तो R1 कितना है? 16। 2 की घात 4 कितना होगा? 16। 16 बटे 16 बराबर 1 ओम। एक सवाल और देखो, जैसे मान लो यदि किसी चालक का प्रतिरोध मान लो 27 ओम है। कितना ओम है? तो इसकी त्रिज्या को 3 गुनी करने पर प्रतिरोध हो जाएगा कौन सा? तो क्या बताया? देखो यहाँ पर पहले प्रतिरोध कितना है? 27, और n बराबर कितने गुना किया गया? 3। तो R2 बराबर क्या फार्मूला होगा? R1 बटे n की घात 4। R2 बराबर R1 बटे n की घात 4। R1 कितना है? 27, n की घात 4, 3 की घात 4, 3 त्रिका 9 27 81, मतलब 27 गुणे 3 कर सकते कि नहीं? ये कट जाएगा, कितना आया? 1/3। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ये एनसीईआरटी का सबसे स्पेशल सवाल है, ध्यान देना, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या समझना आपको? लंबाई में परिवर्तन दिया हो तो R2 बराबर n स्क्वायर गुणे R1, व्यास अथवा त्रिज्या में परिवर्तन दिया हो, बाद का प्रतिरोध बराबर R1 बटे n की घात 4, R1 बटे n की घात, और वैसे R2 निकालना होगा, लंबाई में परिवर्तन दिया हो तो R2 बराबर क्या होता है? n स्क्वायर गुणे R1। ये दोनों टाइप के सवाल हो जाएंगे कि नहीं? कि नहीं हो पाएंगे? ये तो तार को खींचने की बात हमने किया था। क्या बताया? तार को खींचना। और आप सभी को पता है कि प्रतिरोधों को, प्रतिरोध का जो है जो सिंबल यही होता है ना, ऐसे कांटे जैसा बनाते हैं, और ये ओम में लिखा होता है। यहाँ पर जो लिखा होगा कितने होगा? मान लो ऐसे लिखा है 2 ओम, इसका मतलब इसका प्रतिरोध कितना है? अब कई सारे प्रतिरोध तार हों और इन प्रतिरोधक तारों को जोड़ना हो, जैसे इस तरीके से जोड़ना हो, या हो सकता है एक ऐसा हो, एक ऐसा हो, एक ऐसा हो, तो ये देखो ऐसे भी जोड़ सकते हैं, ऐसे भी जोड़ सकते हैं। इसको बोलते हैं श्रेणी क्रम। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं समांतर क्रम, इसको बोलते हैं श्रेणी क्रम, इसको बोलते हैं। तो प्रतिरोधों का संयोजन क्या पढ़ना है? संयोजन मतलब जोड़ना। प्रतिरोधों को संयोजन मतलब जोड़ना। तो प्रतिरोधों का संयोजन 2 प्रकार का होता है, एक होता है श्रेणी क्रम और एक होता है समांतर क्रम। एक होता है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोग और एक होता है प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोग। निकालिए प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का, आपकी बात टेस्ट में फिजिक्स में क्या कंडीशन? कितना है? 25 किसके? 25 किसी टेस्ट में 25 किसी नहीं आया ना अभी तक? 24, 23 और 22, इसमें जो भी हुआ 22, 21, 19। पेपर कठिन थोड़ा होता है, और हल तो करवाया था। क्या था? कुछ था? प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन 2 प्रकार का होता है, श्रेणी क्रम में, एक श्रेणी क्रम में इन सीरीज, और यहां पर होता है समांतर क्रम में, समांतर क्रम में इन पैरेलल, इन सीरीज और इन पैरेलल। श्रेणी क्रम संयोग और समांतर क्रम संयोग 2 प्रकार का संयोजन होता है। प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में भी जोड़ सकते हैं, प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग होगी, इसको लिखने के बाद पहले ये लिख लो कि 2 प्रकार का संयोग होता है, एक श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, दूसरा समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग होगी प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोग। पहली हेडिंग क्या होगी? प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोग इन पैरेलल, PARALLEL, पैरेलल, PARALLEL। पैरेलल का मतलब समांतर, सीरीज का मतलब श्रेणी, सीरीज का मतलब श्रेणी होता है, पैरेलल का मतलब समांतर होता है। अब हेडिंग डालिए प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोग। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोग, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ध्यान दो, प्रतिरोधों का जो श्रेणी क्रम संयोग है, जैसे मान लो हमारे पास 3 प्रतिरोध हैं, एक का नाम मान लो R1 है, दूसरे का नाम R2 है, और तीसरे का नाम क्या है? देखो ये R1 है और ये क्या है? R2 है, और ये क्या है? ये 3 प्रतिरोध ऐसे जोड़े गए हैं, अगर इस पूरे को किसी सेल से जोड़ दिया जाए, अगर किसी सेल से जोड़ दिया जाए, ये प्लस है और ये, और मान लो V वोल्ट का सेल है, विद्युत वाहक बल कितने वोल्ट है? V। विद्युत वाहक बल यहाँ पर V वोल्ट दिया है। ये बताओ सेल से जो धारा निकलेगी, जो धारा निकलेगी वही वाली धारा पहले वाले प्रतिरोध में जाएगी, वही दूसरे में जाएगी, वही जो धारा यहाँ से गुजरेगी वही धारा यहाँ से, क्योंकि रास्ता तो एक ही है। रास्ता क्या? तो प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ो कि सभी प्रतिरोधों में धारा का मान समान हो। प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ो कि सभी प्रतिरोधों में धारा क्या हो? अब विभवांतर अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि ओम का नियम जानते हो, V बराबर I R। जब R का मान बदल जाएगा तो बोलो वोल्टता बदल जाएगी कि नहीं? धारा I का मान भले ही सेम, उससे क्या लेना देना, जब प्रतिरोध अलग अलग होगा तो बोलो विभवांतर अलग अलग हो जाएगा कि नहीं? अगर इस प्रतिरोध पर विभवांतर निकालना है तो धारा को प्रतिरोध से गुणा करना पड़ेगा। अब प्रतिरोध ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, बताओ यहाँ का विभवांतर अलग आएगा कि नहीं? यहाँ का विभवांतर मान लो V1 है, यहाँ का विभवांतर मान लो क्या है? V2 है, यहाँ का विभवांतर क्या है? तो श्रेणी क्रम संयोग में बताओ प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान समान होता है कि नहीं? होता ना? अब विभवांतर, जब प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ा जाए, जब प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ा जाए कि प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान क्या होता है और विभवांतर, ऐसे संयोग को श्रेणी क्रम संयोग कहते हैं। जब प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़े कि उनमें सब में धारा का मान क्या हो और विभवांतर क्या हो, ऐसे संयोग को श्रेणी क्रम संयोग कहते हैं। तो श्रेणी क्रम संयोग में मुख्य बात क्या याद रखोगे? सभी प्रतिरोधों में धारा का मान समान व विभवांतर
देखो एक लाइन पहले से, देखो प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोग में, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोग में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान समान होता है। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोग में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान समान होता है, परंतु विभवांतर अलग अलग होता है। विभवांतर अलग अलग होता है। विभवांतर क्या होता है? अलग अलग। धारा जो है समान आपके सामने दिख रहा, सभी प्रतिरोधों में धारा समान क्योंकि रास्ता एक ही है। अब विभवांतर अलग अलग क्यों? क्योंकि ओम का नियम कहता है V बराबर आई आर। आई भले ही सेम हो, आर का मान बदल गया ना, पहला R1 है, दूसरा R2 है, तीसरा R3 है, तो जब आर का मान बदल गया तो विभवांतर भी तो अलग अलग होगा। तो विभवांतर अलग अलग हो जाएगा लेकिन धारा समय सेम होगी क्योंकि रास्ता क्या है? सेम। अब चित्र बनाओ। तो देखो यहाँ पर प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हैं? सब में धारा क्या है? आपसे क्या में पूछा जाएगा प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोग में क्या समान होता है, तो क्या अलग अलग होता है? क्लियर है? अब ये बताओ कितना विभवांतर लगाया गया? कितना लगाया गया? वही विभवांतर तीन भागों में बटा है। कौन कौन सा? V1 V2 V3। तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस यहाँ पर जो विभवांतर आएगा, ध्यान दो, जो विभवांतर आएगा V बराबर, ये जो आरोपित वोल्टता है V बराबर हो जाएगा V1 प्लस प्लस क्या हो जाएगा? V3। V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ पर देखो तीन प्रतिरोध जो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, माना इन तीनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध R है। माना तुल्य प्रतिरोध क्या है? इन तीनों के बदले एक लगाओ, इन तीनों के बदले, और जो काम ये तीनों मिलकर कर रहे हैं वो अकेला करने लगे, तो बोलते हैं तीनों का वो तुल्य है। क्या बोलते हैं? चाहे आप तुल्य प्रतिरोध बोलो, चाहे प्रभावी प्रतिरोध बोलो, चाहे परिणामी प्रतिरोध बोलो, सबका मतलब एक ही है। मतलब तीनों प्रतिरोधों को हटाकर उसके बदले में सिर्फ एक प्रतिरोध लगाओ, वो एक प्रतिरोध वही भूमिका निभाए जो तीनों मिलकर निभा रहे हैं, तो उन तीनों का ये प्रतिरोध क्या कहलाएगा? तुल्य। क्या कहलाएगा? माना तुल्य प्रतिरोध R है, जब R है तो तुल्य प्रतिरोध R निकलेगा कैसे, ये भी जानना जरूरी है। तुल्य प्रतिरोध निकालने का जो सूत्र है, तुल्य प्रतिरोध R निकालने का जो सूत्र है, सीधे सीधे तीनों प्रतिरोधों को जोड़ना पड़ेगा। जितने भी प्रतिरोध हैं सबको क्या करना पड़ेगा? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस, जितने प्रतिरोध हैं R बराबर R1 प्लस R2 प्लस, और होते तो जोड़ देते, जितने भी होंगे सबको सीधे सीधे जोड़ना है तो तुल्य प्रतिरोध निकल आएगा। तुल्य प्रतिरोध को कई नामों से पुकारते हैं, चाहे तुल्य प्रतिरोध बोलो, चाहे परिणामी प्रतिरोध बोलो, चाहे प्रभावी प्रतिरोध बोलो, सबका मतलब एक ही होता है। तुल्य प्रतिरोध, प्रभावी प्रतिरोध, परिणामी प्रतिरोध, सबका मतलब एक ही है। नोट कर लो। लिख लिया? तुल्य प्रतिरोध, प्रभावी प्रतिरोध, परिणामी प्रतिरोध, सबका एक ही मतलब है। जैसे देखो इधर, जैसे हम कहते हैं 4 ओम और ये 6 ओम और ये 15 ओम के तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध बताओ। 4 6 10 10 15 25 ओम। कुछ करना है क्या? सीधे सीधे प्रतिरोधों को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। प्रतिरोधों को जोड़ना पड़ेगा। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अच्छा ये बताओ, जैसे अभी हमने 4 ओम लिया, इसको मान लो R1, क्या मान लो, और जो अभी हमने 6 ओम लिया तो उसको मान लो क्या है, और जो हमने 15 ओम लिया, 15 ओम, तो तुल्य प्रतिरोध कितना आया था? ये बताओ 25 किससे ज्यादा है? ये 25 ओम जो तुल्य प्रतिरोध आया, बोलो R1 से ज्यादा है कि नहीं? अगर 25 और 4 के बीच निशान लगाना हो तो ये लगाएंगे, जो बड़ा होगा उसकी तरफ खुला होता है। तो तुल्य प्रतिरोध जो R का मान है, बोलो पहले वाले प्रतिरोध R1 से ज्यादा है कि नहीं? तुल्य प्रतिरोध R का मान बोलो दूसरे वाले से ज्यादा है कि नहीं? R का मान R2 से ज्यादा है, और R का मान बताओ सभी से ज्यादा है कि नहीं? जो सबसे ज्यादा है, इन तीनों में जो सबसे ज्यादा है, बोलो उससे भी ज्यादा है कि नहीं? तो तुल्य प्रतिरोध यहाँ पर श्रेणी क्रम में जोड़ने पर अधिकतम मिला कि न्यूनतम? क्या मिला? अधिकतम मिला। मतलब देखो R का मान R1 से भी ज्यादा, R का मान R2 से भी ज्यादा, वह R का मान जितने भी श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़े हैं उनमें से जो सबसे बड़ा है उससे भी ज्यादा आता है, क्योंकि जोड़ों की संख्या ज्यादा ही तो आएगी। जितने भी श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध हैं, हर एक प्रतिरोध से तुल्य प्रतिरोध का मान क्या आएगा? ज्यादा। और जो ज्यादा होता है उसकी तरफ मुंह खुला होता है। अगर तुल्य प्रतिरोध ज्यादा है तो उसकी तरफ ओपन रहेगा, बाकी R1 R2 R3 सब क्या होंगे? छोटे होंगे। किससे छोटे होंगे? तुल्य प्रतिरोध से। इससे ये भी छोटा है, इससे वो भी छोटा है, इससे वो भी छोटा है, इसलिए उसकी तरफ बंद है। तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध अधिकतम मिलता है कि न्यूनतम? श्रेणी क्रम संयोग में
तुल्य प्रतिरोध प्राप्त होता है, तुल्य प्रतिरोध प्राप्त होता है, आंसर है अधिकतम। तुल्य प्रतिरोध प्राप्त होता है अधिकतम। जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध अधिकतम प्राप्त होता है। आर का मान R1 से भी ज्यादा, आर का मान R2 से भी ज्यादा और आर का मान R3 से भी ज्यादा। श्रेणी क्रम में जितने भी प्रतिरोध शामिल हो रहे हैं उनमें से जो सबसे बड़ा प्रतिरोध है ना उससे भी ज्यादा आता है जब आप तुल्य प्रतिरोध निकालते हो। ठीक है, नोट करो। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ेंगे तो तुल्य प्रतिरोध अधिकतम मिलेगा। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जब जोड़ेंगे तो तुल्य प्रतिरोध क्या मिलेगा? एक बात सुनना, लिखना नहीं। जैसे मान लो अगर आर ओम के दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए होते तो बोलो तुल्य प्रतिरोध कितना आता? कितना आता? अरे भाई आर ओम के दो प्रतिरोध जोड़ते तो तुल्य प्रतिरोध कितना आता? और तीन जोड़ते तो यार आता, चार जोड़ते कितने, पांच जोड़ते कितना आता, और अगर एन जोड़ते कितना आता? एन आर आता। ये बताओ अधिकतम प्रतिरोध आता है कि न्यूनतम? जो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध आता है अधिकतम कि न्यूनतम? तो ध्यान दो यहाँ पर आर ओम के यन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर अधिकतम तुल्य प्रतिरोध, अधिकतम तुल्य प्रतिरोध, अधिकतम तुल्य प्रतिरोध आर मैक्स, उसको मान लो आर मैक्स, आर मतलब प्रतिरोध और मैक्स मतलब अधिकतम, कितना आएगा? एन गुणे आर। भाई दो थे तो 2 आर, तीन प्रतिरोध शामिल किए गए तो 3 आर, आर प्लस आर प्लस आर 3 आर, चार प्रतिरोध शामिल किए गए तो आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर 4 आर। ऐसे कितने प्रतिरोध शामिल किए गए? समझे बात कि नहीं? अगर मान लो इधर देखो 2 ओम के 100 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ें, 2 ओम के कितने प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ना है? श्रेणी क्रम में। तो चाहे आप 2 प्लस 2 प्लस 2 कितनी बार 100 बार आप जोड़िए या सीधे सीधे एनआर लगाइए। एन मतलब कितना 100 और आर का मतलब कितना, तो कितने ओम आएगा? 200 एनआर। नोट करो अधिकतम तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला क्या होगा? एनआर। प्रतिरोधों की संख्या को प्रतिरोध से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्रतिरोधों की संख्या को प्रतिरोध से मल्टीप्लाई करोगे तो अधिकतम तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो जाएगा। ये वाला नहीं समझ पाई क्या? अरे दो प्रतिरोध है तो आर प्लस आर 2 आर, तीन प्रतिरोध है आर प्लस आर प्लस आर 3 आर, चार प्रतिरोध है आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर 4 आर, चार पांच है तो 5 आर। ऐसे एन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो क्या आएगा? एनआर ही तो आएगा, एन गुणे आर। अब जैसे 5 ओम के 20 प्रतिरोध, 5 ओम के श्रेणी क्रम में जोड़े तो तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा? 20 गुणे 5, 20 पंचे 100, तुल्य प्रतिरोध कितने ओम आएगा? 100। ये कौन से क्रम का संयोग पढ़ रहे हैं? श्रेणी। श्रेणी में तुल्य प्रतिरोध मिलता है अधिकतम कि न्यूनतम? अधिकतम। अधिकतम तुल्य प्रतिरोध एनआर क्या होता? अब हम लोग समांतर क्रम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोग। निकालिए प्रतिरोधों का समांतर क्रम। बंद करो, लाइट बंद करो। ठीक है, ये कहां से है? तो देखो प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोग क्या है? देखो श्रेणी क्रम पहले याद करो, क्या समान था वहां, क्या अलग अलग था? इसमें उल्टा, इसमें विभवांतर समान होगा और धारा क्या होगी? देखिए ध्यान से, जैसे ये पहला प्रतिरोध है R1 और ये देखो दूसरा प्रतिरोध है R2 और ये तीसरा प्रतिरोध है R3 और इसको जो है एक बैटरी से कनेक्ट करना है। किससे कनेक्ट करना? बैटरी या सेल से कनेक्ट करना है। मान लो 20 वोल्ट की बैटरी है तो जो विभवांतर यहाँ वही विभवांतर यहाँ, वही विभवांतर वही विभवांतर यहाँ, विभवांतर सब पर क्या होगा? समांतर क्रम में विभवांतर क्या होता है? समान। लेकिन इधर देखो अगर यहाँ से धारा आई चली तो बताओ इसको जाने के कितने रास्ते हैं? रास्ता वहां पर एक था, वहां पर रास्ता एक था तो धारा सब में सेम थी, लेकिन यहाँ पर रास्ते क्या है? और जब अलग अलग रास्ते हैं तो अलग अलग धारा जाएगी कि नहीं? यहाँ से धारा I1, यहाँ से धारा और यहाँ से धारा, बताओ धारा सब में अलग अलग हुई कि नहीं? विभवांतर सब पर क्या हुआ? समांतर क्रम संयोग में प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर समान होता है परंतु धारा का मान अलग अलग। क्यों? रास्ते अलग अलग हैं। सेल से निकली हुई धारा अलग अलग शाखाओं में अलग अलग जाएगी क्योंकि रास्ते बदल गए। वहां पर श्रेणी क्रम में रास्ता सेम था तो सब में सेम जा रही थी, यहाँ पर सेम नहीं होगा। यहाँ पर सेम धारा सब में क्या होगी? अलग अलग। विभवांतर सब पर क्या होगा? समान। तो लिखो प्रतिरोधों के समांतर क्रम, प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोग में, प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोग में प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर, प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर समान होता है, प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर समान होता है परंतु धारा भिन्न भिन्न होती है। परंतु धारा भिन्न भिन्न होती है। धारा क्या होती है? भिन्न भिन्न। मतलब विभवांतर जो होता है वो समान है, सब पर विभवांतर क्या है? समान, और सब में धारा क्या है? अलग अलग। ये चित्र बनाइए, ये समांतर क्रम संयोग दिखाया गया। सब में, सब पर विभवांतर एक जैसा है और सब में धारा अलग अलग है। विभवांतर समान, धारा अलग अलग।
अगर तुल्य प्रतिरोध को आर मान लिया जाए, श्रेणी क्रम में सीधे सीधे जोड़ना था, यहाँ पर अगर तुल्य प्रतिरोध को आर मान लिया जाए ना, आर को तुल्य प्रतिरोध माना गया, 1/r को नहीं, तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का ये फार्मूला है, 1 बटा तुल्य प्रतिरोध बराबर 1 बटा पहला प्रतिरोध प्लस 1 बटा दूसरा प्रतिरोध प्लस 1 बटा तीसरा प्रतिरोध। इतना लिख लो, बाकी समझाएंगे बाद में इसको, इस क्रम को डिटेल बताना पड़ेगा। 5 मिनट करो, अपना पानी पी के बैठो।